Prime Minister Narendra Modi chaired a high-level open debate on enhancing maritime security, a case for international cooperation through video conferencing. He is the first Indian Prime Minister to preside over a Unsecurity Council open debate. Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. Chairing a high-level United Nations Security Council open debate, Prime Minister Narendra Modi put forward 5 principles, including removing barriers for maritime trade and peaceful settlement of disputes, on the basis of which a global roadmap for maritime security cooperation can be prepared. In his statement, while chairing the debate on enhancing maritime security, a case for international cooperation via video conferencing, Modi highlighted that maritime routes were being misused for terrorism and piracy. आप सभी का धन्यवाद। मैं सिक्योरिटी जनरल के सकारात्मक संदेश और यूएन ओडीसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा ब्रीफिंग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मॉरिशस के राष्ट्रपति, केन्या के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री की उपस्थिति के लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसीज, समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। यह एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। इसी सोच के साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के समक्ष लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हाई लेवल चर्चा से विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा। एक्सेलेंसी, इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष 5 मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है। फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरीटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया। आज के संदर्भ में भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। इस विजन के जरिए
हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। ये विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन का है। फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशन का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवरफिशिंग और मैरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सेलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। The Prime Minister Narendra Modi gave a comprehensive expression of the government's vision of women empowerment.
He said that absence of basic facilities like housing, electricity, toilets, gas, roads, hospitals and schools has impacted the poor women in particular, most severely. Leaking roof, absence of electricity, sickness in the family, waiting for it to get dark for toilet, absence of toilet in schools affect our mothers and doctors directly. The Prime Minister struck a personal note and said that our generation has grown seeing our mothers suffering from smoke and heat. भाइयों और बहनों, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओं बहनों ने उठाया है। खास करके गरीब माताओं बहनों को मुसीबत झेलनी पड़ी है। झोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो मां को है। बिजली के अभाव में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो मां को है। पानी की गंदगी से परिवार बीमार तो भी सबसे ज्यादा परेशानी मां को। शौचालय के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार, परेशानी हमारी माताओं बहनों को। स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं तो समस्या हमारी बेटियों को। हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। साथियों, ऐसी स्थितियों के साथ क्या हम आजादी के 100वें वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हमारी ऊर्जा सिर्फ मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी रहेगी? जब बेसिक सुविधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संघर्ष करता रहेगा तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा। तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा? और बिना आत्मविश्वास से कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? भाइयों और बहनों, 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में
अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपए सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। जन धन योजना के तहत हमने करोड़ों बहनों के बैंक खाते खुलवाए, जिनमें कोरोना काल में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने जमा करवाए हैं। The government has been making relentless effort to improve the standard of living of the 125 crore Indians and formulating innumerable schemes for this, strengthening the rural economy, doubling the farmers' income, providing alternatives to petrol, diesel and gas, and making the environment safe are some of the priorities of the government. Biofuel will play a crucial role in accomplishing these goals. Biofuel has the power to create a balance between our environment and the economic development. अनेक इकाइयां यूपी में बनाई गई हैं। गन्ने के अवशेष से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों सीबीजी प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो कृषि अवशेष से पराली से बायोफ्यूल बनाने के लिए 3 बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 यूपी के बदायूं और गोरखपुर में और 1 पंजाब के भटिंडा में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को कचरे का भी दाम मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। साथियों, इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गोबर्धन योजना। ये योजना गोबर से बायोगैस बनाने को प्रोत्साहन देती है। इससे गांवों में स्वच्छता भी आएगी और ऐसे पशु जो डेयरी सेक्टर के लिए उपयोगी नहीं है, जो दूध नहीं देते हैं, वो भी कमाई करके देंगे। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back again next week. Until then, this is Elsa Charayat. Thank you for watching. Goodbye.